दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं, इनका गठन किसके द्वारा किया जाता है और इनके गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संपूर्ण भारत को 4 भागों ABCD में बांटा गया था, जिससे संपूर्ण भारत में खिचड़ी जैसी स्थिति बन गई थी। जबकि राज्य भाषा के आधार पर स्वतंत्र होना चाहते थे, जिसके राज्यों ने विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया और भविष्य में राज्यों का गठन किस प्रकार होना चाहिए, इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने 1956 में अपनी सिफारिशें दी और इसने अपनी सिफारिशों में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या एक भाषीय है और वहाँ की जनसंख्या 70 से 80% तक केवल एक भाषा ही बोलती है, तो इस संदर्भ में उस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह डर था कि यदि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित कर दिया जाए तो देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः उनका मानना था कि राज्यों के मध्य आपसी तालमेल और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन होना चाहिए। मूल संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का कोई उल्लेख नहीं था। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया। संसद द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम की धारा 15 में राज्यों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की बात कही गई। क्योंकि यदि कोई भी राज्य अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ कहने की बात करेगा तो अन्य राज्यों के मध्य भी अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अतः भारतीय संसद द्वारा इस संदर्भ में चर्चा की गई कि राज्यों के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न न हो, उनके मध्य आपसी समन्वय बना रहे, इसके लिए क्षेत्रीय परिषदें जैसी किसी संस्था का होना अति आवश्यक है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया है, जिसे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य है कि एक क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक संवाद बना रहे तथा ये राज्य आपसी विवादों को अपने स्तर पर ही सुलझा सकें। क्षेत्रीय परिषदों को पूरे देश में 5 क्षेत्रों में बांटा गया था, जिनके वर्गीकरण के मुख्य आधार थे प्राकृतिक सीमाएं, भाषाई व सांस्कृतिक समानताएं, आर्थिक विकास की दृष्टि से पारस्परिकता या पूरकता की संभावना, अंतर्राज्यीय नदियों के क्षेत्र की भागीदारी, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने में पारस्परिक सहयोग आदि। इस प्रकार 1956
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया। 5 क्षेत्रीय परिषदों का वर्तमान वर्गीकरण इस प्रकार है। इन क्षेत्रीय परिषदों का नाम दिशाओं के आधार पर रखा गया है। नंबर 1, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इस क्षेत्रीय परिषद में उत्तर दिशा में स्थित राज्य और संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा चंडीगढ़ आदि को शामिल किया गया है और इस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया है। नंबर 2, केंद्रीय अथवा मध्य क्षेत्रीय परिषद। इस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है और इस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। नंबर 3, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा को शामिल किया गया है और इसका मुख्यालय कलकत्ता को बनाया गया है। नंबर 4, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इस क्षेत्रीय परिषद में गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को शामिल किया गया है और इस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नंबर 5, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा पुडुचेरी को शामिल किया गया है और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थापित है। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उनकी भौगोलिक व सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण क्षेत्रीय परिषद में नहीं रखा गया है। इस प्रकार संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की संरचना किस प्रकार होगी, इसका विवरण निम्न प्रकार है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। देश का गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, जबकि संबंधित क्षेत्रीय परिषद में आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं और ये मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। इसके अलावा सभी सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक भी इसमें उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं। इसके अलावा सभी सदस्य राज्यों से 2-2 अन्य मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इन सदस्यों के अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों को परिषद में सलाहकारों की भूमिका में बुलाया जा सकता है, जिसमें योजना आयोग द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य राज्य का मुख्य सचिव, प्रत्येक सदस्य राज्य का विकास आयुक्त आदि इसमें शामिल होते हैं। यदि हम क्षेत्रीय परिषद के उद्देश्य तथा कार्य की बात करें तो इन परिषदों के निम्नलिखित उद्देश्य व कार्य निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, देश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक सामाजिक संतुलन की स्थिति लाना। नंबर 2, बड़ी विकास परियोजनाओं के
सफल संचालन के लिए आपसी सहयोग करना। नंबर 3, देश में एकीकरण की भावना का विकास करना। नंबर 4, राज्यों की सीमाओं तथा अंतर्राज्य परिवहन से जुड़े विवादों को आपस में समाधान करना। नंबर 5, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी विघटनकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य कार्यों के रूप में यह है कि संबंधित राज्यों के मध्य अलगाव की स्थिति पैदा ना हो सके तथा देश की एकता और अखंडता बनी रहे। क्षेत्रीय परिषदों का प्रभाव क्या पड़ता है? इस संदर्भ में हम बात करें, क्षेत्रीय परिषदें सिर्फ सलाहकारी निकाय हैं। इसके सदस्य कोशिश करते हैं कि आपसी चर्चाओं के माध्यम से विवाद या सामान्य हित के मुद्दों पर सहमति कायम कर सकें, किंतु इनके निर्णय को मानने की बाध्यता किसी राज्य या केंद्र पर नहीं होती। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि क्षेत्रीय परिषद के जो भी सुझाव होते हैं वो केवल सलाहकारी होते हैं। कोई भी राज्य इन्हें मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया, परंतु बाद में संसद ने 1971 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम पारित करके पूर्वी राज्यों के लिए एक नई क्षेत्रीय परिषद का गठन किया और यह क्षेत्रीय परिषद 1972 से अस्तित्व में आई। इस क्षेत्रीय परिषद को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद नाम दिया गया तथा इसका मुख्यालय शिलांग में स्थापित किया गया। प्रारंभ में इसके सदस्य 7 राज्य थे, परंतु बाद में 2002 में सिक्किम को भी इसमें शामिल कर लिया गया। प्रारंभ में सिक्किम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल था, परंतु 2002 में इसे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में 8 राज्य हो गए। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एवं सिक्किम शामिल हैं। उत्तर परिषद की संरचना में संबंधित राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य शामिल हैं। पूर्वोत्तर परिषद की संरचना अन्य क्षेत्रीय परिषदों से भिन्न है। पूर्वोत्तर परिषद के कार्य लगभग वैसे ही हैं जैसे अन्य क्षेत्रीय परिषदों के हैं। इसके अलावा यह कुछ अन्य विषयों पर विशेष ध्यान देती है, जैसे नंबर 1, क्षेत्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था से जुड़े मामलों पर सहयोग करना तथा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना। नंबर 2, क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए एकीकृत क्षेत्रीय योजना के निर्माण तथा क्रियान्वयन में सहयोग करना। इस प्रकार वर्तमान में संपूर्ण भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं और इन क्षेत्रीय परिषदों के गठन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्यों के मध्य अलगाव की भावना न विकसित हो तथा देश में किसी प्रकार की सांप्रदायिकता न विकसित हो सके तथा देश की एकता और अखंडता को किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो।